हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पेपर 2 का मैथ्स करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपका होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर अभी सीटेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हर सेशन में 30 क्वेश्चन करवाया जाता है, चाहे वो CDP का हो या मैथमेटिक्स का हो या EVS का हो या साइंस का हो। तो आज का जो सेशन है पेपर 2 का है, और ये पेपर 2 जो है वो 28 दिसंबर 2021 में जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वही पेपर है। ओके, तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 का बहुत सारा हमने करवा चुका है PYQ। अगर आप नहीं देखिए तो आप देख लीजिए जाकर, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, EVS का, CDP का और मैथमेटिक्स का भी। पेपर 2 में साइंस मैथ्स जिसका है उनके लिए फ्रेंड्स मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा पेपर 1 से मैथमेटिक्स पेपर 2 में थोड़ा सा एडवांस रहता है, तो हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केवल आंसर नहीं लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स पेपर 1 का ऐसे हमने बहुत सारा वीडियो डाला है। पेपर 2 का 1 जनवरी का हमने वीडियो CDP, मैथमेटिक्स और साइंस का डाला है। पेपर 2 का ये 28 दिसंबर का मैथमेटिक्स, CDP में करवा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए। थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में एक्सप्लेनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा भी आपको लग रहा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 31 क्वेश्चन आपके सामने है। 1 to 30 क्वेश्चन CDP का होता है, जो मैं करवा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, हम 31 से मैथमेटिक्स करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ABC दे रखा है। एक का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। यहाँ पर ABC का HCF डिवाइडेड बाई ABC का LCM पूछ रहा है, यानी HCF बाई LCM। तो HCF क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, HCF जो होता है ना, वो जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन। तो देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5। तो कॉमन कितना है? मतलब कि 2 तो तीनों में है, लेकिन कितना कॉमन है जो तीनों में मौजूद है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 गो तो 2 है, वो तीनों में है। देखिए इसमें भी 3 गो 2 है, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो। इतना तो मैच कर जा रहा है ना, तो जितना मैच कर जाएगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 भी दोनों में है, तो इसमें है 2 गो, इसमें 1 गो, इसमें 3 गो, यानी पावर का मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैच कितना कर रहा है? तीनों में एक ही 3 मैच कर रहा है। जो इसमें 1 है, जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वही ना तीनों में मैच करेगा। तो एक बार इसमें 3, 5 को देखें तो देखिए इसमें 3, इसमें 2, इसमें 5। ठीक है, तो 1 5 जो है वो तीनों में मैच कर रहा है। तो 1 5 ये आपका हो गया HCF, ये होता है HCF। ठीक है, इस तरह से जब दिया रहेगा तो HCF ऐसे ही आप निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं LCM। तो देखिए जो LCM होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम्स आता है, तीनों में आना ज़रूरी नहीं है, वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 ही में 2 है, 1 में 2 नहीं है, फिर भी हम 2 लेंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा, तो 2 तो ऐसे तीनों में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और देखिए 1 में 4 बार, 1 में 3 बार, 1 में 5 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 जो है, मान लीजिए 2 ही में रहता है, 1 में नहीं रहता, फिर भी हम 3 लेते हैं। मतलब इन तीनों में से कहीं भी जो डिजिट दिखेगा उसको हम उठाएंगे और मैक्सिमम टाइम्स जो होगा वही लेंगे। तो आप देखिए 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मैक्सिमम टाइम्स कितने बार है? 3 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 5 भी देखिए मैक्सिमम टाइम्स कितने बार है? 5 बार, 3 बार, 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 ले लिए। अब यहाँ पर कट कर लीजिए। देखिए ये 3 गो 2 है, ये कट कर जाएगा, और 1 3 है, ये भी कट कर जाएगा, और 1 5 है, ये भी कट कर जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में बचा 1, नीचे में देखिए 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 36 5 6 5 30, 5 3 15 18, 18 25, फिर 5 से इंटू कराइए, 18 25 90, यानी कि 900, 1/900। ये आपका HCF बाई LCM का आंसर होगा। 1/900 ऑप्शन आपका 4 में है, तो 4 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 में। 32 में देखिए आपका क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि 5 के पावर x माइनस 3 इंटू 7 के पावर y माइनस 2 इक्वल टू 6125। तो x प्लस वाई का मान निकाले। तो सबसे पहले हमें x का निकालना होगा, y का निकालना होगा, तो हम x प्लस वाई निकाल लेंगे। तो देखिए 5 के पावर
इसको ऐसे बनाते हैं 5 के पावर x माइनस 3 इंटू 7 के पावर y माइनस 2 इक्वल टू, देखिए ये जो दिया है ना फ्रेंड्स, इसको 5 इंटू 7 के फॉर्म में आप तोड़ेंगे। 5 इंटू 7 के पावर में अगर आप तोड़ते हैं तो देखिए 6 1 2 5, इसको आप ऐसे एलसीएम में तोड़िए। ये 5 से जाएगा 1 2 2 5, फिर ये 5 से जाएगा 2 4 5, फिर ये फ्रेंड्स 5 से जाएगा तो ये आएगा 49, फिर ये 7 से जाएगा तो 7, ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। तो क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, ये आया है ना 7 की पावर 2। तो देखिए ये 5 का पावर क्या है x माइनस 3, यहाँ पर 5 का पावर क्या आया 3, तो ये दोनों जब बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाता है सेम। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, और ये 3 माइनस से इधर जाएगा प्लस, तो 3 + 3 6, x का वैल्यू आ गया 6। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए, और 7 के पावर क्या है y माइनस 2 है ना, और इधर 7 के पावर क्या है 2, बेस सेम तो पावर भी इक्वल, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4, y का वैल्यू 4, यानी x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। हमें क्या निकालना है x + y, यानी कि 6 + 4 यानी कि 10 आंसर होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, उचित भिन्न किसको बोलते हैं, प्रोपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, जो इंडिविजुअल फ्रैक्शन होगा उससे बड़ा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए प्रोपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये आपको होना चाहिए, जिसमें नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा हो, इसको बोलेंगे प्रोपर फ्रैक्शन। लेकिन जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये चीज़ आप समझ गए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए 2/3 ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रेंड्स उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें नोमिनेटर क्या हो, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर हो नोमिनेटर से, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है दो उचित भिन्न यानी प्रॉपर गुणनफल, तो 2/3 ये क्या हो गया प्रॉपर। अब एक ले लेते हैं 3/5, ये भी हो गया प्रॉपर। इसका गुणनफल करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 3 15, सॉरी, तो यहाँ पर 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये 2/5। अब देखिए 2/3 और 3/5 हमने लिया, इन दोनों का गुणनफल हमने किया तो क्या आया 2/5 आया, यही आया ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होगा। क्या 2/3 से 2/5 बड़ा है? क्या 2/3 से 2/5 बड़ा है? नहीं है, छोटा है ना। 2 से आप 3 में भाग देंगे और 2 से में ही आप 5 से भाग देंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 0.318 और यहाँ पर 0.4, तो देखिए ये छोटा आ गया ना इससे, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया, है ना। चलिए दो विषम भिन्नों का गुणनफल, दो विषम भिन्न। अब यहाँ पर देखिए विषम भिन्न उसको बोलेंगे जो इम्प्रॉपर होता है, यानी कि 5/3 ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका गुणनफल यानी 7/2 ले ले तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये मान लीजिए कितना आएगा 7 5 35 और 3 दूनी 6, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक से बड़ा होगा। दोनों बात देखिए लिख रहा है, यानी दोनों में से कोई तो एक गलत होगा, बट ये आपका क्या है फ्रेंड्स, इसको आप देख लीजिए, इसको आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.6 लगभग लेकर चल रहे हैं, 3.5 हो जाएगा और ये आपका 5.8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक से बड़ा होता है, तो देखिए इससे ये बड़ा हुआ ना, इससे ये बड़ा हुआ ना बड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि ये बड़ा हुआ, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर दूसरा जो है ये आपका सही आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका सही है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है सही है। नेक्स्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, भिन्न 4/7 7/4 से एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो देखिए 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है 7/4, तो ये भी बात सही है आपका, ठीक है।
यदि राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है तो पुस्तक का 5/6 भाग इतना घंटे में पढ़ेगी। देखिए 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है, 1/3 भाग जो है वो 1 घंटे पढ़ती है, यानी 1 घंटे में तो 1 भाग कितने घंटे में पढ़ेगी, 1/1/3 यानी कि 3 घंटे में पढ़ेगी, 1 भाग 3 घंटे में पढ़ेगी। तो यहाँ पर 5/6 भाग पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में पढ़ेगी, तो इंटू 3 कर दीजिए। जब 1 भाग 3 घंटे में तो 5/6 भाग कितने घंटे में, इंटू 3, तो 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 घंटे में। 5/2 को 2 दूनी के 4 और 1/2 ये 2.5 घंटे, ठीक है, तो 2.5 घंटे में पढ़ेगी। तो ये भी बात यानी क्या है, सही है, ये तीनों बात सही है। लेकिन जो पहला है यहाँ पर क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, गलत, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 में क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इंटू केवल कराना है। इसको आप क्या कर दीजिए, 1 0 0 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 और 7, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई जहाँ पॉइंट होते हैं वहाँ 1 लिखिए। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटू देखिए यहाँ पर क्या है, 0 0 0 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1, उसके बाद 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटू कराइए, इंटू कराएंगे तो 3 7 21 यानी 3 से इंटू कराना है, ये 0 को कोई महत्व नहीं है, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 को 0 रहेगा, 1 2 3 4 को 0, उसके बाद 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0, यानी 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ है ही नहीं, तो एक 0 बना लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। यानी कि जो डिवाइड करते हैं तो जितने 0 होते हैं राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है, ये तो आपको आता है डेसिमल वाला डिवीज़न। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 ही को था डिजिट, तो एक हमने क्या कर लिया, पहले 0 लगा सकते हैं जितना 0 लगाना चाहे, तो हमने एक 0 लगा दिया तो 8 डिजिट हो गया और उसके बाद यहाँ पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यही आपका आंसर होगा, ये 0.3, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, देखिए यहाँ पर है 0.03 और 0.000021, फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन। 35 में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, तो ऐसा नहीं है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का मतलब कि ये जो है ना नहीं होगा आंसर, मतलब ये बातें तो सही है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक है, एक तो एक का तो कम से कम एक गुणनखंड होगा ही ना, ठीक है। या मान लीजिए 2 है तो इसका 2 गुणनखंड होगा, तो एक तो कम से कम होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, है ना। तो ये किसके लिए, प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, यही होल नंबर हो जाता तो फिर ये बात गलत हो जाता, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स प्राकृतिक संख्या दिया गया है, तो ये बात सही है, लेकिन हमारा यह आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत वाला ढूंढना है, जो गलत होगा वही आंसर हमारा होगा। तो ये बात सही है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उन संख्या का पूर्ण भाजक होता है, बिल्कुल। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो उसको पूरी विभाजित कर दे, है ना, तो ये भी बात सही है। किसी दी गई संख्या के गुणनखंड की संख्या परिमित होती है, बिल्कुल। गुणनखंडों की जो संख्या होगी, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। परिमित मतलब कि लिमिट होगी, अपरिमित नहीं होगी। जैसे आपसे हम पूछे कि 12 का गुणनखंड अब बताओ, 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, परिमित यानी लिमिट, ठीक है। तो ये भी बात क्या है, सत्य है। गुणज अगर आपसे पूछा जाए तो गुणज जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होगा, लेकिन जो गुणनखंड होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये तीनों बात तो सही है, यानी कि चौथी बात गलत है। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बात गलत है बिल्कुल।
क्योंकि फ्रेंड्स एक जो है ना ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, एक के पास तो एक ही फैक्टर है। अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, यानी कि जो 2 है ये अभाज्य संख्या है। यहाँ से अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए, प्राइम नंबर अगर आप पूछा जाए तो 2 है, क्योंकि 2 का 2 फैक्टर है, एक से कटेगा और एक 2 से कटेगा 2। ठीक है, तो एक यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसलिए ये बात गलत है। और डी देखिए केवल डी में मतलब जो 4 ऑप्शन है केवल डी यहाँ पर है, तो 4 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 36 में देखिए यहाँ पर क्या है, आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 5, 7, 11, 3, 2, 5, 23, 16, 14, 18 के लिए परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यक बराबर है, यानी कि रेंज में से बहुलक प्लस माध्यक को जोड़ के माइनस करना है। तो ये 3 चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज आपको करना होगा। तो देखिए अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स 3 है, फिर देखिए 5 2 बार आया है तो 5 2 बार लिखेंगे। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 को हमने 2 बार लिख लिया, उसके बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर आपका 14 है, फिर 16 है, फिर आपका 23 है। अरेंज कर लिए, इतना ही है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर परिसर जो होता है ना वो क्या होता है कि सबसे इसमें जो हायर है और सबसे जो लोअर है, तो देखिए हायर कौन सा है 23 है और लोअर कौन सा है 2, तो परिसर यहाँ पर 23 माइनस 2, हायर माइनस लोअर करेंगे तो ये परिसर यानी जिसको रेंज बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद बहुलक जो होता है, जो मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, उसको बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा बहुलक जिसको मोड बोलते हैं इंग्लिश में, मोड, ये हो जाएगा 5। देखिए बाकी सब एक बार ही डिजिट आया है लेकिन 5 2 बार आया है, तो जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वही होता है बहुलक। अब हम बात करते हैं माध्यक। तो माध्यक जो होता है वो मिड वाला पार्ट होता है। तो देखिए 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो बीच में ये 2 बच रहा है। जो मतलब कि इवन होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है ना, तो इवन होता है वहाँ पर फ्रेंड्स मिड में आपको 2 डिजिट पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑड होता है वहाँ पर जैसे मान लीजिए एक 23 नहीं रहता। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ 7 बीच में पड़ जाता, लेकिन इवन होने पर 2 मिड में पड़ेगा। तो इवन जब होगा ना तो वहाँ पर दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, मिड वाला जो पड़ेगा। तो 8 7 15 और बट्टा 2 यानी कि 7.5 ये आपका हो गया माध्यक। तो 21 निकल गया परिसर। तो देखिए परिसर 21 और माइनस बहुलक 5 और प्लस 7.5 ये हो जाएगा आपका माध्यक। यही निकाल दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 7.5 और प्लस 5, 7 5 12, 12.5 हो गया। 21 में से 12.5 माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 21 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 37। देखिए 37 में क्या है, 37 में आपका क्वेश्चन है संख्याओं 6 7 8 34 35 को कार्डों पर लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 6 7 8 है ना, उसके बाद आपका यहाँ पर आगे यहाँ पर देख सकते हैं डॉट 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 कर देते हैं 34 35, ये अलग अलग कागज़ पर संख्या लिखा गया है। इनको एक बक्से में रख दिया जाता है। इस बक्से में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्रकट होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए टोटल ये नंबर है कितना, तो 1 से 35 तक नंबर कितना होगा 35, लेकिन ये 1 से 5 छोड़ दिया गया है, 6 से स्टार्ट किया गया है। तो 35 में से 5 माइनस कर दीजिए, 5 नंबर को छोड़ दिया गया है, मतलब 6 से शुरू किया गया है। तो टोटल ये जो नंबर होगा 30 होगा। नंबर कितना होगा 30। अब 6 से लेकर के 35 के बीच में अभाज्य संख्या कितना आएगा ये आपको बताना होगा। तो देखिए 7 क्या है अभाज्य संख्या है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या होता है, फिर 13 आएगा, फिर 17 आपका हो जाएगा, फिर 19, फिर 23, फिर 29 और फिर 31, फिर तो 32 33 34 35 है नहीं अभाज्य संख्या। तो यही आपका अभाज्य संख्या आएगा 6 से लेकर 35 के बीच में। अभाज्य संख्या जिसका 2 ही प्राइम मतलब जिसका 2 ही फैक्टर है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपके प्राइम नंबर कितने हैं 6 से 35 के बीच में 8 प्राइम नंबर है, और 6 से 35 के बीच में टोटल नंबर कितना है 30। तो 30 में से 8 माइनस कर दे तो कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे आ गया 22। कहने का मतलब ये है कि 22 नंबर अभाज्य नहीं है और 8 अभाज्य हैं, लेकिन निकाला गया जो कार्ड है वो पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो अभाज्य संख्या कितना नहीं है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, तो अभाज्य
अभाज्य संख्या कितना नहीं है, 22 नहीं है। 22 बटा टोटल नंबर कितना है, 30, तो 22 बटा 30 यही आपका हो जाएगा आंसर। बट इसको कट करेंगे तो 11 और ये 15, तो 11 बटा 15 आप देखिए 11 बटा 15, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन नहीं दिया होगा, हमको लगता है कि यहाँ पर ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया होगा 11 बटा 15, ठीक है। तो 11 बटा 15 ही आपका ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात है ना कि 6 से लेकर के 35 तक नंबर है, तो टोटल नंबर कितना हुआ आप काउंट भी कर लीजिए, 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे 35 तक तो 30 नंबर आएगा, क्योंकि 1 से 5 तक 1 2 3 4 ये 5 नंबर को माइनस कर दीजिए 35 में से, तो 30 नंबर हो गया। 7 आपका, उसके बाद आपका 11 13 और 17 19 23 29 और 31, यही आपका अभाज्य संख्या है, यानी 8 गो। तो बचा कितना, 22। अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो वो संख्या और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो आपकी 11 बटा 15 आएगा। आगे हम बात करते हैं 38 में। देखिए क्या है, समानांतर चतुर्भुज ABCD, समानांतर चतुर्भुज ABCD, देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आप समझ पाए। यहाँ पर देखिए ABCD, ठीक है, ये आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर कह रहे हैं विकर्ण BD, तो ये हो गया विकर्ण BD, ठीक है। अब इस विकर्ण पर P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP, तो यहाँ देखिए P हो जाएगा, तभी तो इधर से ये DP हो जाएगा और इधर Q हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, DP और BQ क्या है, बराबर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। अब कह रहे हैं APD, तो देखिए APD मतलब इसको मिला दीजिए APD। उसके बाद क्या है CBQ, इसको मिला दीजिए CBQ। ये क्या है, कैंगुरेंस है, ठीक है, कैंगुरेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंगुरेंसी का जो होता है क्राइटेरिया, वो ये होता है कि आपका यहाँ पर AD और BC इक्वल है ना, 3 इक्वल होना चाहिए, 2 साइड एक एंगल, या एक साइड 2 एंगल, या तीनों साइड जो भी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, AD और BC आपका इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, एक चीज़ हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये एंगल जो है, एंगल ADB जो है वो इक्वल होगा आपका एंगल QBC के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। AD जो है वो पैरेलल है BC का, तो जब ये 2 साइड पैरेलल है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो 2 चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि BQ इक्वल टू DP, जो कि दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइड इक्वल हो गया और ये साइड इक्वल हो गया, ये बीच का एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कैंगुरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो आपका सही पाया गया, एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD, और ये आपका था विकर्ण, और यहाँ पर आपका P था और यहाँ पर आपका Q था। अब देखिए AP इक्वल टू CQ कह रहा है, AP ये और इक्वल टू आपका CQ, तो ये होगा ना, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कैंगुरेंस, तो CPCT से, यानी कि जो कैंगुरेन ट्रायंगल होता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका CQ और यहाँ से आपका AP ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ABQ, यानी कि यहाँ से ये मिला दीजिए, ABQ एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है CPD, इसको मिला दीजिए CPD, ये ट्रायंगल बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल कह रहा है कि ये कैंगुरेंस नहीं है, जबकि है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। AB इक्वल टू DC इक्वल होगा, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स BQ इक्वल टू DP है, तो ये दोनों कैंगुरेंस होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कैंगुरेंस नहीं होगा, नोट लगा दिया, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद AQ इक्वल टू CP, है ना। तो जब ये कैंगुरेंट होगा तो AQ इक्वल टू CP भी होगा, तो ये तो बात सही है। उसके बाद कह रहा है APCQ, देखिए APCQ ये वाला, ये कह रहा है कि एक आयत है, जबकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये आयत कह रहा है, तो ये भी बात गलत है, यानी कि ABD आपका सही है, और ABD देखिए केवल थर्ड,
केवल ए बी डी जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 में जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 39 में क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है। अब देखिए कह रहे हैं कि विभा का आय क्या होगी यदि उनकी आयों का योग 81,000 कितना है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 81,000 सही हमने बोला 81,000 रुपीज़ है उनकी आयों का योग जो है। तो हम मान लेते हैं कि जो अमन इनका जो आय है वो x है और जो विभा है इनका आय जो है वो y है, यहीं पर हम मान लेते हैं। तो देखिए अमन प्लस विभा का जो आय का योग है वो है 81,000 रुपीज़, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। आगे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो अमन है अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो अमन का वेतन है वो x है और माइनस करते हैं इस वेतन में से कितना खर्च कर रहा है, अपने वेतन का 80%। तो यही होगा ना फ्रेंड्स, यानी x का 80%, तो x का 80% 80/100, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको कट कर दीजिए, 8/10 आ जाएगा। और कह रहा है ना कि जो विभा है वो अपने वेतन का यानी कि विभा का वेतन कितना है y, तो y में से माइनस करेंगे इस वेतन में से खर्च, तो माइनस करेंगे ना, और कितना इस वेतन का 75%, तो 75% ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कट नहीं करते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन में सही होगा, इसको कट मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का जो बचत है बराबर है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ये बचत हो गया अमन का और y वाला बचत हो गया विभा का, क्योंकि फ्रेंड्स x अमन का इनकम है और उस x में से x का 80% खर्च कर दिया, तो x में से x का 80% हमने माइनस कर दिया। विभा का जो इनकम है वो है y, तो y में से हमने y का 75% माइनस कर दिया, बट दोनों का ये हो गया बचत, ठीक है। और इस बचत को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए 100 इंटू एक्स 100x माइनस 80 इंटू एक्स 80x हो जाएगा, ये तो 100x अब बट्टा 100, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 100y माइनस 75y बट्टा 100, ठीक है फ्रेंड्स। 100x में से 80x जाएगा, कितना बचेगा 20x बट्टा 100 इक्वल टू यहाँ पर आपका 100 में से 75 जाएगा तो 15y बट्टा 100, ठीक है। नीचे में आपका ये 100 बच जाएगा, तो नीचे का तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 20x इक्वल टू 15y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ क्या होगा, इसको हमने x माना था, याद रखिएगा, और इसको हमने y माना था। x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 81 था, ठीक है, 81,000 रुपीज़। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, अभी जो हमारा आया उसको हमें देखना है। 20x इक्वल टू 15y, यही आया है ना, 5 से कटाइए, 5 को 20, 5 3 15, यानी कि 4x इक्वल टू 3y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y बट्टा 4, यही हो जाएगा ना। यहाँ पर रखिए 3y बट्टा 4 प्लस y इक्वल टू 81,000, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे तो 4y और 3y 7y, कितना आ जाएगा 7y बट्टा 4 इक्वल टू 81,000, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप कट करते हैं तो ये 7 से कट होगा, 7 एकम 7 से तो कट नहीं होगा ना, पहले आप इंटू करा लीजिए उसके बाद आप कट कीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7y बट्टा 4 इक्वल टू 7y बट्टा 4 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 81,000 रुपीज़, ठीक है, 81,000 रुपीज़। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर लगता है कि मिस्टेक हुआ था, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगी। देखिए x माइनस x का 80% यही था ना, 15 नहीं वहाँ 25 होगा, इसलिए मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है। y माइनस y का 75% ये था, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 80x, ठीक है, बट्टा 100 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 100y माइनस 75y बट्टा 100, तो ये तो हो जाएगा 20x, ये तो सही है, ठीक है। बट यहाँ 25 होगा फ्रेंड्स, यहाँ हमने 15 कर दिया, इसलिए वहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, कट भी नहीं रहा था, ठीक है।
तो देखिए ये 100 नीचे से तो कट जाएगा। 20x इक्वल टू 25y, हमने गलत कहाँ किया था, 15y लिख दिया था। 100 में से 75 जाएगा, 15 नहीं 25 होगा। तो कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। इसको आप देख लीजिए, 20x इक्वल टू 25y होगा। तो 5 से कटाइए, 5 का 20, 5 6 25, यानी कि 4x इक्वल टू 5y आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5y/4, 5y/4। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आपका आया है, 81,000, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपका आया 5y/4 अभी आया, ठीक है। और y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 81,000, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5y प्लस 4y/4 इक्वल टू 81,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 9y/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9y/4 इक्वल टू 81,000। ये तो 9 सब कट जाएगा ना, 9 9 जा, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 चौका 36। ये आपका हो गया y का वैल्यू, यानी कि बीभा का जो इनकम होगा वो 36,000 रुपया। अब अमन का निकालना है, तो अमन का कितना होगा, देखिए दोनों का जो सम था वो था 81,000 और यहाँ पर y का वैल्यू आ गया 36,000। तो फ्रेंड्स 81,000 में से आप माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो एक का 45 निकालना किसका था, निकल बीभा क्या है, क्या होगी, बीभा का ही निकालना था। तो फ्रेंड्स बीभा का तो निकल ही गया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 36,000 बीभा का, y का वैल्यू निकालना था। तो बाकी x का निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, y आपने निकाल लिया, वही आपका आंसर है, वही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो 36,000 थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40। देखिए 40 में क्या है, यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है गुणनखंड आपको बताना है। क्या बताना है, 36। देखिए यहाँ पर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। यहाँ पर है 36x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस वाई का x माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख दें, 36 को 6 लिख देते हैं और x प्लस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, क्योंकि ये 36 है तो हमने 6 कर दिया, माइनस इसको हमने 5 कर दिया और ये x माइनस 2y हो गया, ठीक है। और इसका हमने क्या कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरे को हम a मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 6x प्लस वाई, ठीक है। और प्लस b का वैल्यू क्या है, x माइनस 2y, यही है ना। तो ये a प्लस बी हुआ, ये आपका क्या हुआ, a प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी, यानी कि 6x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 5x माइनस 2y, ये हो गया b, ठीक है। तो इसको पहले तोड़िए, 6x प्लस 6y होगा, 5x माइनस 10y होगा। तो देखिए यहाँ पर 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x और 5x 11x माइनस 4y, 11x माइनस 4y पहला होगा, ठीक है। अब देखिए 11x 4y तो फर्स्ट हो गया, तो 11x प्लस 4y आपका ऑप्शन जिसमें आएगा। तो ये देखिए 2 में आ रहा है, तो अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। 11x माइनस 4y आ गया ना फर्स्ट, इसमें भी देखिए है, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये वाला होगा। दूसरा वाला भी हम करके देखते हैं। तो a का वैल्यू हमारा कितना आया था, 6x प्लस वाई, ये हमारा a था, है ना, और ये हमारा क्या था, b था, ठीक है, ये हमारा b था। तो देखिए a प्लस बी हमने किया, a प्लस बी हमने किया, तो ये आ गया। अब a माइनस बी करते हैं, a हो गया और माइनस, ठीक है, a माइनस यहाँ पर b, ठीक है। अब इसको तोड़िए, तो हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 10y। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 6x माइनस 5x x आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 16y। तो a प्लस b हमने किया तो 11x माइनस 4y आया, a माइनस b हमने किया तो x प्लस 16y आया। तो देखिए x प्लस 16y, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें भी देखिए 11x माइनस 4y है, बट यहाँ पर देखिए माइनस है, बट हमारा b a माइनस बी करने पर प्लस आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
अब हम देखते हैं 41 में देखिए क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 2 और x इंटू वाई का वैल्यू 3/4 दे रखा है, x क्यू वाई और x वाई क्यू निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं और y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या, x स्क्वायर बच गया, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, और प्लस x निकाल लिया हमने, y निकाल लिया तो y स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो फार्मूला होगा एक्स वाई तो रहेगा, एक्स वाई वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो पता है क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 2xy, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कैसे, तो आगे मैं बताऊँगी, पहले अभी आप देख लीजिए। तो एक्स वाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे 3/4। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई का क्या रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का 3/4, ये जैसे जैसे है हमने रख दिया, इसका वैल्यू हमने रख दिया, और 2 यहाँ पर इंटू एक्स वाई का वैल्यू हमने 3/4 रख दिया, तो ये कट जाएगा 3/4। यहाँ पर देखिए ये 2 आया, 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी कि 1/2 यानी कि 3 आपका 8। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स वो देखिए कितना आया, 3/4 आपका यहाँ पर था, और x प्लस वाई का यहाँ होल स्क्वायर होता है, सॉरी हमने स्क्वायर छोड़ दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 4 माइनस 3/2, अगर 4 माइनस 3/2 करेंगे, 4 माइनस 3/2 तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ करके मैं दिखा देती हूँ। 4 माइनस 3/2 बचा, क्योंकि 2 2 ये कट गया। अब इसको कीजिए तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5/2 आएगा, तो यहाँ पर 3/4 इंटू 5/2, तो 5 दिए 15/8, 15/8 आपका ऑप्शन होगा। 15/8 ऑप्शन कहाँ पर है, 15/8 चौथा में है ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा फार्मूला। जैसे यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यही ना हमने लिखा, स्क्वायर हमने छोड़ दिया था तो फिर से हमने लिखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फार्मूला कैसे आया, तो देखिए सिंपल सी बात है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आपको याद है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ये तो आपको याद है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये निकालना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो ऐसे आप फार्मूले निकाल सकते हैं। 42 में देखिए, 42 में आपका जो क्वेश्चन है वो ये है 7, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू आप निकालिए, इसे इंटू कराएंगे तो 7 7 जा 49x माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू 8 4 जा 32 x प्लस 8 2 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 49x माइनस 32x इक्वल टू 16 प्लस 35, है ना, हमने राइट लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 49 माइनस 32 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17x इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 51। ठीक है, और 17 3 51, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3। अब यहाँ पर रख दीजिए x का वैल्यू 3, रख के इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आंसर आएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पर थर्ड में आपका राइट ऑप्शन है, 5 दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं 43 में आपका क्वेश्चन है p का वैल्यू, q का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू दिया है। देखिए p दे दिया है, q दे दिया है, r दे दिया है। q माइनस r माइनस p निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को एक साथ लिखना होगा, जो मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। देखिए जो दिया है वैसे वैसे रखते जाइए। q, तो पहले q हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 हमने लिख लिया, माइनस r है, तो देखिए जब माइनस r करेंगे ना, r का ये वैल्यू है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और r का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो 2 स्टेप में नहीं करेंगे, सबका साइन चेंज करके आप लिख देंगे, क्योंकि माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए माइनस p है, माइनस p, तो फिर माइनस यहाँ करेंगे, और p का वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, अब इसको देखिए हम चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, और साइन यहाँ होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 5x स्क्वायर फिर प्लस 3x हो जाएगा। जो माइनस है प्लस और जो प्लस है वो माइनस। ठीक है, इसमें भी देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसमें भी साइन चेंज होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। ये सबको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर
अलग कलर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर को एक साथ कीजिए तो एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया और 6 में से 3 गया 3 यानी कि 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए 8x है और 3x है तो 8 3 कितना हो गया 11 और 11 और 7 कितना हो जाएगा 11 7 18 यानी प्लस होगा 18x। ठीक है, उसके बाद देखिए -3 है और -2 तो -5 हो गया और -8 तो कितना हो जाएगा -13। ठीक है, -30 तो ये यहाँ आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 13। 3x स्क्वायर यानी कि देखिए ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स 44 में आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है ये आपसे पूछा गया है। जो त्रिभुज के आकार का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, उसका फलक कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए उसका जो बेस होगा वो त्रिभुज के ही आकार का होगा और बाकी इधर से भी देखिए मतलब जो उसका भुजा होगा, मैं 3D नहीं बना पा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करती हूँ कि इसका जो ऊपर से ये साइड होगा ये भी त्रिभुज की तरह होगा, इधर से भी त्रिभुज की तरह होगा, इधर से भी त्रिभुज की तरह होगा, ऐसा पिक्चर बनेगा लेकिन ये 3D में बनेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 फलक बोल रहे हैं कि 6 फलक होते हैं तो फलक कितने होंगे, नीचे से 1 होंगे और साइड से 3 होंगे क्योंकि त्रिभुज है ना, तो एक तो बेस हो गया और त्रिभुज का ये तीनों साइड 1 फलक 2 फलक और 3 फलक यानी 4 फलक होगा, बट यहाँ 6 कर रहे हैं, ये बात गलत है। त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होंगे, शीर्ष कितने होंगे 4, 3 को तो आपका बेस वाला हो गया देखिए 1 2 3 और इन तीनों का ऊपर एक मिलेगा तो होगा। ठीक है, तो 4 होगा, ये बात सही है। त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे होते हैं, किनारे कितने होंगे 6। तो देखिए फ्रेंड्स 3 को ये नीचे है ना, 3 को तो बेस में हो गया, ये किनारा, इसको किनारा बोलते हैं और ऊपर में फिर क्या होगा 1 2 3 ऊपर वाला, ये समझिए। ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ है ऐसे समझिए ये तीनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये 3 को किनारा हो गया ऊपर की ओर और 3 को ये बेस में हो गया तो 6, ये तो बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों शीर्ष और किनारों की संख्याओं का एक 14 है, ये देखते हैं। देखिए फलक कितने होते हैं, फलक 4 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष भी 4 होते हैं। अभी हमने बताया किनारा कितना होता है, किनारा फ्रेंड्स 6 होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 4 10 4 14, ये भी बात यानी कि सही है। त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है। चतुष्फलक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 4 फलक होते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी रॉन्ग कौन है, ओनली ए रॉन्ग है, तो हमसे तो रॉन्ग ही आंसर पूछा गया है, तो केवल ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द आपका राइट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्योंकि केवल ए फर्स्ट में ही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृतियाँ क्रम 4 की एक घूर्णन समिति रखती हैं। अब ध्यान से समझिए, क्रम 4 की, ठीक है, घूर्णन समिति जो वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा गया है कि ये देखिए इधर से भी करेंगे तो ये दोनों सममित होगा, अगर हम इधर से भी करेंगे तो ये सममित होगा और इसको हम घुमा के भी देखेंगे किधर से भी तो भी ये सममित होगा। ये चारों क्या होगा, सममित होगा किधर से भी घुमाएंगे तो ये तो रखती है ना, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपका। लेकिन आगे का ऑप्शन देखिए, और भी आपको ऑप्शन देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आयत में ऐसा होगा, आयत मतलब कि सममित रखेगी तो आयत में नहीं रखेगी। देखिए आयत में फ्रेंड्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये आमने सामने का ये सममित होगा, लेकिन जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये फिर आमने सामने का तो होगा, लेकिन ये कहीं से भी रोटेट करा कर देखेंगे तो चारों के चारों ये सममिति नहीं होगा, मतलब सिमिलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक जैसा हो बहु जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। समचतुर्भुज में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज में यहाँ पर भी ये दोनों सममित हो जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, समलंब में तो ऐसे ही नहीं होगा, पतंग में भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल ए, यानी 45 का केवल आपका क्या होगा, ए होगा, यानी कि 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट हमारा 46 में क्वेश्चन है AOC और BOD AAA सर्वांगसम नियमन से क्या है, सर्वांगसम, ये तो ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। रेखा ABCD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करती है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। एक रेखा A है और एक B है, AB, ठीक है, और दूसरा ये रेखा CD है, तो इसको हम मान लेते हैं CD, और दोनों ये कहाँ कट कर रही है, O पर कट कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है
AC और BD, AC और BD को मिला देते हैं। ठीक है भाई, मिला दिए। ठीक है, मिलाने के बाद AOC देखिए एक त्रिभुज बन गया, और BOD भी एक त्रिभुज बन गया, बिल्कुल बन गया। अब कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो A है ना, और जो B है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और C जो है वो D के कॉरेस्पॉन्डिंग है। यानी अगर हम बात करें AOC का, तो A किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, B का है। ठीक है, और C किसको, O का कॉरेस्पॉन्डिंग तो O ही जाएगा, और C का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, D। तो ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। बट सर्वांगसम होगा तो कौन सा नियम से होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक दूसरे को AB और CD क्या कर रहे हैं, समद्वि भाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि AO जो होगा वो BO के बराबर होगा, और CO जो होगा वो OD के बराबर होगा। ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर होगा, और ये अपोजिट एंगल से ये क्या होगा, एंगल भी बराबर होगा। यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाता है तो साइड एंगल साइड बोलते हैं। और साइड एंगल साइड अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन 2 में है। देखिए ये दोनों सर्वांगसम होगा साइड एंगल साइड से, तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 47 में क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल PAC 40 डिग्री, AC भी 35 डिग्री। चलिए थोड़ा सा पिक्चर बनाते हैं। क्या करें कि एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज A, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया B, और यहाँ पर आपका हो गया C। कह रहा है कि P इस प्रकार, BC पर P इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए हम P मान लेते हैं, और कह रहे इस प्रकार है कि PAC मतलब इसको ऐसे मिलाना होगा। ठीक है, तो PAC मतलब ये एंगल, और ये कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, ये 40 डिग्री है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है ACB मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 35 डिग्री। तो ये कितना होगा आप बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, APC एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 40 35 कितना हो जाएगा, 35 75 हो जाएगा। और आप 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। अगर आप 180 में से इसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा 105, यानी जो ये एंगल होगा 105 हो जाएगा। कौन सा एंगल, APC जो एंगल है ये आपका 105 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक 40 एक 35, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि CB को Q तक बढ़ाया गया, यानी इधर बढ़ा दिया गया Q तक, ये हो गया Q। तो आप बताइए AB इक्वल टू AP भी कहा रहा है, एक मिनट, AB यानी कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है इक्वल है। अलग कलर से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए AB जो है वो AP के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और कहीं ना कहीं देखा जाए ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ABQ आपसे पूछा गया है, ABQ यानी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल, यानी कि 75, ये वाला 75। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब देखिए एक तरफ यहाँ पर 105 है तो एक तरफ कितना हो जाएगा, 75, ये एंगल आपका हो जाएगा 75। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 75 हो गया, तो ये एंगल भी 75 होगा। ये कितना होगा, 75, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, साइड बराबर है, तो बेस पर का एंगल भी बराबर होगा, तो ये भी होगा 75। थोड़ा सा हम पिक्चर फिर से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए इसको बढ़ाया गया है Q तक, ये B है, ये C है, ये A है, और यहाँ पर ये क्या है, P है। ये साइड कहा जा रहा है कि इक्वल है। ये आपका आ गया 105, ठीक है, तो ये हो जाएगा 75, ये भी आपका हो जाएगा 75, ये आपका 40 दे रखा था और ये आपका 35 दे रखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब 75 ये दोनों हो गया, ये दोनों एंगल, तो आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला। और ऐसे भी वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये 75 आपका आ गया तो ये एंगल कितना होगा, 105 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, और ये 75, तो ये 105 यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 में क्या है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। देखिए अब यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन मतलब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और ये दे रखा है 38500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है।
तथा तो इसके आधार की परिधि मतलब 2πr का वैल्यू 110 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पूछा क्या जा रहा है, 2πr आपसे पूछा जा रहा है। तो 2πr का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम r पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? r निकाल लेते हैं। तो r कैसे निकालेंगे? 2 × 22/7 यानी पाई का वैल्यू, और r नहीं पता, और ये हो जाएगा 110। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 22×5 = 110। तो r का जो वैल्यू होगा वो होगा 7×5 = 35/2। r का वैल्यू 35/2 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 35/2 r का वैल्यू आ गया, यानी कि 35/2 आ गया। और πr² h का वैल्यू दे रखा है 38500। और यहाँ पर आपका 2πr का वैल्यू दे रखा है 110, ठीक है। यही दे रखा था ना। हमें क्या निकालना है? 2πrh निकालना है। तो देखिए 2π यहाँ पर 2πrh, देखिए πr² है ना, तो इसको हम लिख देते हैं πrh, ठीक है। और 2 को बाहर कर लेते हैं और इंटू r कर लेते हैं। ये इसको देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, πrh ले लिया, एक r बच गया तो बाहर हमने कर दिया, और ये कितना दिया है 38500, लेकिन हमने इसमें 2 से इंटू कराया तो यहाँ भी हम 2 से इंटू करा लेते हैं, ठीक है। तो πr² h का वैल्यू तो दे दिया है 38500, और हमने इसमें 2 से इंटू करा लिया, तो इधर भी 2 से इंटू करा लिया, दोनों तरफ करा लिया, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका अगर आप इंटू कराते हो, हमें मतलब कि r डिवाइड करना होगा, क्योंकि 2πrh ही हमें निकालना है। तो यहाँ से 2πrh अगर हम करते हैं तो 2 × 38,500 और डिवाइडेड बाई एक r इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2πrh = 2 × 38,500 अब बट्टा 35/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 35 तो नीचे है। तो अगर आप इसको काटते हैं, इसको आप कटाते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ये कट करके आएगा आपका 1100, ठीक है, 1100। अब 1100 इंटू आप 2 करेंगे तो 2200 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, 2 × 38,500 ये 0/35/2 ये था, ठीक है। तो 2 × 38,500 इंटू ऊपर 2 जाएगा और नीचे 35 ही होगा ना। इसको आप कटे करेंगे तो ये 1100 आ गया, यानी कि 2 × 2 × 1100, ठीक है। 2 दूनी की 4, 11 × 44 यानी कि 4400। तो 44 ऑप्शन थर्ड में है, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास है, जो आप देख सकते हैं 49। ये है कि एक बगीचे में 30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत इतनी है, यानी कि 3 मीटर पर, यानी ऐसे देखिए 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 30 रुपया, यानी कि 30 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, 30 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है कालीन बिछाने का। पैसा यहाँ पर कितना लगा है फ्रेंड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 1 लाख, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 1,80,000 पैसा लगा है, यानी कि 1,80,000 अगर लगा है तो कितना मीटर स्क्वायर में कालीन बिछाया गया होगा, यही बात हुआ ना। तो इसमें फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 1 बट्टा आपका हो जाएगा 30 इंटू 1,80,000, 1,80,000। तो इसको देखिए 0 तो कट जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि 6,000 मीटर स्क्वायर एरिया में कालीन बिछाया गया है। जब 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपये लगता है और 1,80,000 रुपया लगा है, इसका मतलब कि 6,000 मीटर स्क्वायर में कालीन बिछाया गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि जो मतलब एरिया आया, एरिया वो कितना आ गया, 6,000 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई यानी कि L/B का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। हम L को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, और Y को, B को हम Y मान लेते हैं, यानी कि 5X प्लस 5x लंबाई हो जाता है और 3y आपका चौड़ाई हो जाता है। ये 5x लंबाई हो गया और 3y आपका चौड़ाई हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B, और L/B ही तो 6,000 दे रखा है, यानी कि 5x × 3y, ये कितना दे रखा है 6,000। तो ये कितना हो जाएगा 15, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर,
सॉरी, यहाँ पर y अगर हम मानेंगे तो फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा ना। हमने XY ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने इसको 5x माना और इसको हमने 3y माना, तो रेशियो फिर इक्वल नहीं हो पाएगा ना, हमें सेम मानना होगा, इसको भी x हमें मानना होगा, तो फिर नहीं तो निकालने में दिक्कत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर 5x और 3x, तभी तो x कट जाएगा तो रेशियो 5:3 आएगा, यानी कि l को हम 5x मानेंगे और b को हम 3y मानेंगे, तभी तो l/b करेंगे 5x/3x, तो x कट जाएगा 5:3 आएगा, 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, माफ़ी चाहूँगी। l का वैल्यू कितना है? l का वैल्यू 5x। ठीक है, l का वैल्यू हमने मान लिया 5x और b का वैल्यू हमने मान लिया 3x, तभी तो दोनों का रेशियो 5:3 होगा। ठीक है, अब देखिए l इंटू बी का वैल्यू कितना है? 6000, क्योंकि उसका एरिया निकला है ना 6000 मीटर स्क्वायर, तो l कितना है? 5x इंटू 3x, 5 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 6000, यानी कि 15x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, यहाँ से हमें x स्क्वायर अगर निकालना है तो 15 चौके 60, यानी कि 400, तो यहाँ से 400, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 400 आ गया। तो अब देखिए x स्क्वायर इक्वल टू अगर 400 आया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, प्लस माइनस हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू 20 आ गया ना, तो l का वैल्यू कितना था? 5x, यानी कि 5 इंटू 20, 20 बचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 मीटर लंबाई निकल गया। चौड़ाई कितना था? 3x था, यानी कि 3 इंटू 20, 20 तिहाई 60, यानी कि 60 मीटर आ गया। तो यहाँ पर 100 मीटर लंबाई आ गया और चौड़ाई कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। चलिए, ये दो चीज़ हमने निकाल लिया, लंबाई और चौड़ाई। अब कह रहे हैं कि 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? तो फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है 100 मीटर और ये है 60 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस b, ये फार्मूला होता है। 2l कितना है? 100, b कितना है? 60, यानी 160 इंटू 2, 160 इंटू 2 अगर आप करेंगे यहाँ पर जोड़ने के बाद तो आपका आएगा 320 मीटर चारों तरफ का लंबाई हुआ। अगर बाड़ लगाना होगा तो 300 मतलब कि 20 मीटर हमें क्या लगाना होगा? बाड़ लगाना हो 320 मीटर, तो 1 मीटर का 50 रुपया, तो 320 मीटर का कितना हो जाएगा? इसको 50 से इंटू करा दीजिए, 0 0 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 16,000 रुपये खर्च होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। तो 50 में देखिए क्या है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 मीटर है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल तो दे रखा है, क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी का ही वैल्यू तो 210 दे रखा है, लंबाई है 15 और चौड़ाई नहीं पता। ठीक है, चौड़ाई नहीं पता। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिणाम क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर हम b तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ से अगर हम b निकालेंगे तो 15 से इसको कट करिए, तो 15 से आप कट करेंगे तो ये 14 आएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। लंबाई देखिए 15 दे रखा था और चौड़ाई आ गया 14। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर यह आ गया 15 और चौड़ाई आपका 14, 15 दे रखा था। कह रहे हैं ना कि ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाना है। क्या करना है? लंबाई, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई 14 ही रखना है, लंबाई बढ़ाना है। देखिए लंबाई हमें नहीं पता कितना बढ़ाएंगे, लेकिन चौड़ाई हमें फिक्स रखना है। और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल कितना था? 210 का 3 दूनी 6 1 7/3, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/3 आएगा, तो 7/3 गुना कर दिया जाए तो बताओ कि परिमाप क्या होगा? तो पहले लंबाई तो निकाल लें, नया लंबाई, तो नया लंबाई होगा क्या? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है? कह रहे हैं कि चौड़ाई को हमें फिक्स रखना है, तो चौड़ाई हमने 14 ही रखा, लंबाई को केवल बढ़ाना है, तो लंबाई हम L डैश मान लेते हैं नए वाले लंबाई को। और इसका जो क्षेत्रफल है 210 जो पहले था उसका 7/3, तो 3 7 21, यानी कि 70। यहाँ पर कितना हो जाएगा? LX इक्वल टू 490, यानी कि 700 से 49। अब बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14। अगर इसको आप कट करते हैं तो यहाँ पर पता है कितना आएगा? 35 आएगा, यानी नया L कितना निकल गया? 35, और चौड़ाई कितना रह गया? 15 ही रह गया। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो चौड़ाई है वो 15 का 15 रह गया, बट लंबाई हो गया 35। अब कह रहे हैं इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप तो यही तो होता है 2L प्लस B, 2 35 प्लस 15
35 15 हो जाएगा 50, 50 इंटू 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर परिमाप होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसके करीब करीब में 98 सेंटीमीटर है, तो ये आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आया बट 100 आ रहा है, तो 100 के करीब में कितना होगा, यानी कि 98 होगा, 98 सेंटीमीटर। तो अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं 51 यहाँ से पेडागोजी आपका शुरू हो जाता है। गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। अति उपयुक्त के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिडिल स्कूल स्तर पर गणित को सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। तो ये तो निगेटिव टैग वर्ड हो गया, कठिन विषय हम नहीं मानेंगे। गणित में संकल्पनाएं और रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं। रैखिक पैटर्न ऐसा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड हो गया। अगर व्यकलन और गुणन की संक्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाएगा तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम बच्चे को घटाओ गुना नहीं अगर सिखाएंगे तो भाग कैसे सिखा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन, बट आगे वाला पढ़ सकते हैं। पूर्णांक को प्रस्तुत करने से पहले भिन्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 में देखिए आपका क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व दिया जाना चाहिए। किसको महत्व दिया जाना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक मात्रा में प्रश्न हल करने के लिए देने पर, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर, बिल्कुल ये पॉजिटिव है आपका। ज्यामिति में उपपत्तियों के अधिगम पर, सूत्रों और कलन विधि के स्मरण पर, नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 53 की बात करें तो गणित में यह साबित करने के लिए कि एक कथन ए सत्य है, कोई मानता है कि कथन ए नहीं है वह सत्य है और इसे विरोधाभासी सिद्ध करता है, यह एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका उदाहरण है ना, देखिए तो ये है असंगति प्रदर्शन। ठीक है, असंगति प्रदर्शन का ये उदाहरण है। इस तरह का जब भी उदाहरण होता है। तो 54 की बात करें तो निम्न में से कौन सी गणित पढ़ाने में निर्देशित अभ्यास विधियों की विशेषता नहीं है। ठीक है, आदर्श अनुदेश, सामूहिक कार्य, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक के साथ व्यक्तिगत कार्य, घर पर स्वतंत्र अभ्यास। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर घर पर हम अभ्यास करने की बात करेंगे तो ये कोई सही नहीं है कि हम बच्चों को बोलेंगे नहीं तुम घर पे ही पढ़ाई करना, खुद से प्रैक्टिस करना, उससे हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। 55 की अगर हम बात करें तो एक कक्षा 7 के गणित के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को डॉट पेपर सीटें दी जिनमें एक रेखाखंड AB को खींचा गया था। उसने अपने विद्यार्थियों को कहा कि AB को एक भुजा मानते हुए विभिन्न आकृति जैसे समानांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग को इन सीटों पर बनाएं। विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाकलाप को सफलतापूर्ण करने की संभावना अधिक है। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि एक लाइन दिया है AB, तो AB से हम मान लीजिए आयत बनाना है तो इसको बेस मानकर बना सकते हैं, वर्ग बनाना है तो बना सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज बनाना है तो बना सकते हैं, जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो ये दिया गया बच्चे को। तो ये पूछा जा रहा है कि किस विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाकलाप को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की संभावना अधिक है। वह छात्रा जो केवल अपनी आसपास के परिवेश की ज्यामितीय कृतियों को पहचानती है, क्या उससे मतलब कि संभावना या उसके द्वारा इसको अच्छी तरीके से पूर्ण किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल अपने आसपास को जो जानता है वही कर पाएगा। वह छात्र जो आकृति का विवरण देने के लिए उसके सभी घटकों और आकृतियों की विशेषताओं का उपयोग करती है। बिल्कुल जो जानता है ना, कि जैसे वर्ग का क्या विशेषता है, समचतुर्भुज का क्या है, आयत का क्या है, तभी वो सही तरीके से बना पाएगा। वो छात्र जो कि आकृतियों को केवल संपूर्णता, ये देखिए केवल नेगेटिव टैग वर्ड है, ये नहीं होगा। वो छात्र जिसने ज्यामितीय आकृतियों के नामों को कंठस्थ भी देखिए नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको क्या है कि उसकी विशेषताओं का उपयोग करती है। जब तक हम समानांतर चतुर्भुज की विशेषता, आयत की विशेषता का नहीं उपयोग करेंगे तब तक सही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चा इन सब का उपयोग करते हैं वो सबसे सफलतापूर्वक पूर्ण तरीके से इस क्रियाकलाप को कर पाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 56 की बात करें तो यहाँ पर एक गणित को शिक्षिका अपनी कक्षा में एक संख्या चार्ट दिखाती है। ठीक है, गणित की जो शिक्षिका है संख्या चार्ट दिखाती है जिस पर 1 से 100 तक की संख्या लिखी होती है। वो फिर निम्न प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है। संख्या चार्ट पर किसी भी एक संख्या का चयन करें, उस संख्या को उसकी बाईं की संख्या और फिर दाईं की संख्या में जोड़े, फिर उसे 3 से विभाजित करें। ऐसा मतलब कहती है कि एक संख्या चूज कर लो, फिर बाईं और दाईं की संख्या है ना, उसकी बाईं और की संख्या और दाईं की संख्या में जोड़ दो, फिर उसे 3 से विभाजित कर दो, क्या उत्तर मिला। क्यों, निम्न में से कौन सा कथन दिया गया संदर्भ में सबसे उपयोग है। ऐसा क्वेश्चन करती है तो कौन सा मतलब कि उपयुक्त है। इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों को संख्या अवधारणाओं को मूलभूत संक्रियाओं की कलन विधि सीखने तक विस्तृत करने में सहायक होते हैं। क्या ये बात सही है।
टीचर अगर ऐसा क्वेश्चन कर रही है तो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षिका संख्या क्रम सीखने के लिए एक संख्या चार्ट का उपयोग करिए। नहीं, संख्या क्रम सीखने के लिए तो नहीं बोल रही है, वो जोड़ घटाओ भी बता रही है कि जोड़ो घटाओ भाग दो, है ना। इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों की संख्या अवधारणाओं को बीजीय सोच, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बीजीय सोच तक विस्तृत करने में सहायक होंगे, क्योंकि वो बोलती है कि एक संख्या चूज करो और राइट लेफ्ट वाले को उसमें ऐड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, तो बीजीय सोच का भी विस्तार हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द, केवल पैटर्न सिखाने के लिए नहीं, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 57 में हम देखें तो यहाँ पर गणित में एक कथन जो कि एक प्रतिमान यानी पैटर्न पर आधारित है, किंतु उसे सभी तक सिद्ध नहीं किया गया है, अभी तक उसको सिद्ध नहीं किया गया है। तो देखिए जो सिद्ध नहीं किया गया रहता है उसको अनुमान या कंजक्चर बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। 58 की अगर हम बात करें तो 58 में है, गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया, परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले 3 विभिन्न आयतों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए परिमाप तीनों का क्या है 24 सेंटीमीटर, 3 आयत हैं और तीनों का परिमाप क्या है 24 सेंटीमीटर, लेकिन उनकी लंबाई चौड़ाई तो अलग अलग होगी ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया। इस प्रश्न को हल करने के लिए पुनः स्मरण, देखिए पुनः स्मरण तो नहीं हम बोलेंगे, ये तो गलत है। छात्रों में गणित की रचनात्मक विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मुक्त इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। यह प्रश्न विद्यार्थियों के परिमाप की समझ को बाधित तो नहीं करेगा, है ना। यह प्रश्न को हल करने के लिए केवल परिकलन, केवल भी नहीं होगा, यानी सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। 59 की बात करें तो 59 में देखिए गणित चिंतन का एक तरीका है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उत्पत्ति में व्यस्त और नमूने को परखने की अवसर उपलब्ध कराता है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा रहा है कि उसको व्यस्त रखने के लिए, है ना। तो बिल्कुल जो गणित की उत्पत्ति है उसमें बच्चे संलग्न रहेंगे, नमूने को परखेंगे और उसको उनका अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। समस्या समाधान करते हुए छात्रों सूत्रों संकेतों को दोहराना, ये तो निगेटिव हो गया। विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति का उपयोग करते हैं, ये बात सही है। ए और सी सही है। तो देखिए ए और सी आपका थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 60 और जो कि लास्ट है आज के सेशन का। इस कथन छात्रों के अधिगम के अनुभवों में विशिष्ट उदाहरणों का अवलोकन करना और उनमें पैटर्न खोजना शामिल होना चाहिए, ताकि वो सोचकर सामान्यीकरण की युक्ति निकाल सके और लिख सके के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब कि इसके लिए कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, परियोजना पद्धति, आगमनिक पद्धति, निगमन पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए आगमनिक पद्धति ज़्यादा बेटर यहाँ पर होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन किया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो साइंस का होगा, जो इतना लंबा सेशन नहीं होगा, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि और कम टाइम में आप सभी लोगों को बताऊँ, सेशन कराऊं, ताकि आप सभी लोगों का टाइम भी बचे। तो फ्रेंड्स अगर आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स का अभी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोगों के लिए फ्रेंड्स हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।